डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर के इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस के अंतर्गत क्रेडिट डॉक्यूमेंटल क्रेडिट डॉक्यूमेंट्स क्रेडिट या प्रलेखीय साख। प्रलेखीय साख को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि साख या क्रेडिट कहते किसको हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में साख या क्रेडिट से अभिप्राय किसी व्यक्ति की जमानत या किसी व्यक्ति की साख से अभिप्राय उस व्यक्ति द्वारा लिया गया उधार पैसे की दी गई जमानत है। सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो साख दो प्रकार की होती है, एक व्यक्तिगत साख होती है, एक वाणिज्यिक साख होती है। व्यक्तिगत साख में जो व्यक्ति विशेष जो पैसा उधार लेता है उसकी साख जब दी जाती है तो वो व्यक्तिगत साख कहलाती है। वाणिज्यिक साख के अंतर्गत जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाते हैं, जो कॉमर्स और बिजनेस जो होता है उसकी साख दी जाती है। हमने इसको सामान्य शब्दों में लिखने का प्रयास किया है, जिसमें ये बताया कि साख पत्र वह पत्र होता है जो आयातकर्ता द्वारा निर्यातकर्ता के लिए लिखा जाता है। जो भी व्यक्ति आयात करता है यानी सामान मंगवाएगा, वो निर्यातकर्ता को लिख के देता है कि यह समय पर भुगतान करेगा शर्तों के अनुसार माल प्राप्त होने पर, और जैसे ही भुगतान अगर नहीं करता है तो दूसरा व्यक्ति इसकी गारंटी लेता है। गारंटर जो होता है वो साख जारी करने वाला होता है। ये साख पत्र दो प्रकार के हो सकते हैं। नंबर एक व्यक्तिगत साख पत्र, नंबर दो वाणिज्यिक साख पत्र। इंडिविजुअल, कॉमर्शियल। इंडिविजुअल क्या होता है? व्यक्तिगत साख पत्र को सीधी साख भी कहा जाता है। यह देश के बैंक द्वारा किसी विदेशी बैंक के नाम लिखित प्रार्थना पत्र होता है। वह साख पत्र के धारक को साख में उल्लेखित राशि का भुगतान साख पत्र के प्रस्तुत करने पर अपनी देश की मुद्रा में ही कर सके, ये लिखा हुआ होता है। रिटर्न एक एग्रीमेंट होता है जिसमें जैसे ही वो डॉक्यूमेंट्स पेश करेगा उतनी राशि का भुगतान का उसको वचन दिया जाता है उस देश की मुद्रा में। वाणिज्यिक साख एक ऐसा साख पत्र होता है जो बैंक द्वारा लाभकर्ता के नाम इस आश्वासन के साथ लिखा जाता है कि लाभकर्ता को यदि साख पत्र में उल्लेखित सभी शर्तें उसने पूरी कर ली हो तो तत्काल निर्धारित अवधि में संबंधित राशि का भुगतान कर लिया जाए। ये दो प्रकार की हो सकती है, दर्शनी और अवधि। जैसे ही माल प्राप्त हो जाए, माल यदि उसकी शर्तों के अनुसार है तो दो में से कोई एक हो सकती है, दर्शनी साख या अवधि साख। दर्शनी साख तो वो होती है जो दिखाने पर उपलब्ध हो जाएगी। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स आप पेश करोगे बैंक के सामने ले जाके, तो बैंक उसको देखते ही आपको भुगतान कर देती है, वो होती है दर्शनी साख। अवधि साख वो होती है जिसमें डेट लगी होती है, निर्धारित अवधि होती है, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर। तो उस अवधि के पूरा होने के बाद भुगतान किया जाता है। तो दो प्रकार की हो सकती है, दिखाते ही दर्शनी या अवधि पूरी होने पर अवधि पार। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि साख समझने के बाद हमें यह समझना होगा कि प्रलेखीय साख क्या होती है। तो प्रलेखीय साख से अभिप्राय साख संबंधी जो भी डॉक्यूमेंट्स संलग्न किए जाते हैं उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पे जो क्रेडिट इश्यू होती है या जो क्रेडिट लेटर इश्यू होता है वह प्रलेखीय साख कहलाता है। यदि साख संबंधी शर्तों के अनुसार लक्ष्य प्राप्तकर्ता को भुगतान प्राप्त करते समय अथवा अपने लिखित बिल पर स्वीकृति प्राप्त करते समय माल से संबंधित विशिष्ट प्रलेखों को प्रस्तुत करना होता है, तो ऐसी साख को प्रलेखीय साख कहते हैं। यानी होगी तो क्रेडिट, लेकिन क्रेडिट रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स। आप जो डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे उसकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं आगे चल के अभी आपको दिखाएंगे। माल का बिल होगा, माल का बीमा होगा, माल का बीजक होगा, उसका वेट का बिल होगा, सारी चीज़ें जब आप पेश करोगे और उसके आधार पर जो क्रेडिट लेटर इश्यू होता है, इट्स कॉल्ड डॉक्यूमेंटल क्रेडिट या प्रलेखीय साख। प्रलेखीय साख की विशेषता यह है कि यह बैंक द्वारा निर्गमित एक साख पत्र है। कोई व्यक्ति जारी नहीं करता, केवल और केवल बैंकें करती हैं। आप बैंक के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे, बैंक उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो क्रेडिट लेटर इश्यू करती है, तो केवल इश्यू करने का राइट बैंक को है, बैंक के अलावा किसी को नहीं है। इसको खोलने का आवेदन आयातकर्ता के द्वारा किया जाएगा। होता यही है, जो माल मंगवाता है उसी को साख की जरूरत पड़ती है।
भेजने वाले को किस बात के साख की, उसने तो माल मंगवाया भेज दिया, उसकी तो साख माल के ऊपर है, रिस्क तो पेमेंट उसका है। तो आयातकर्ता जो माल मंगवा रहा है, जो भुगतान कर देगा, तो हमेशा आयातकर्ता इसकी एप्लीकेशन लगाता है कि मुझे क्रेडिट लेटर इश्यू किया जाए। आयातकर्ता अपने ही देश के बैंक में आवेदन करता है। हमने माल यदि जर्मनी से मंगाया, फ्रांस से मंगाया, अमेरिका से मंगाया, चाइना से मंगाया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हम जहाँ रहते हैं, हम जहाँ उत्पादन करते हैं, जो हमारा देश है जहाँ हम उत्पादन करते हैं, मेड इन इंडिया लिख के, हमारे यहाँ का बैंक साख पत्र जारी करेगा। तो आवेदन भी हमारे देश के बैंक में ही किया जाएगा कि मैं फला फला देश के फला फला व्यापारी के साथ इस माल का इतनी मात्रा में आयात का ऑर्डर रिप्लेस करना चाहता हूँ, मंगवाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे साख पत्र जारी किया जाए। तो आयातकर्ता को करना होगा, आयातकर्ता देश में करना होगा और केवल बैंक के माध्यम से होगा। चौथा है, आवेदन में आयातक बैंक से निर्यातक बैंक के से बिलों का भुगतान करने की प्रार्थना करता है। प्रार्थना क्या करता है कि जो भी माल मैं मंगवा रहा हूँ उसका जो बिल है, उस बिल के भुगतान की आप गारंटी ले लो। तो बैंक उसकी गारंटी लेती है। वो एक साख पत्र आयातकर्ता बैंक द्वारा जारी किया जाता है निर्यातकर्ता बैंक के नाम। आवेदन में प्रलेख प्राप्त होने पर बिलों की स्वीकृति अथवा भुगतान की शर्तें होती हैं। अब यह उसके साथ बैंक जोड़ती है कि भाई भुगतान कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेने हैं, भुगतान कैसे किया जाएगा, बिल स्वीकृत कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें बैंक अपनी कंडीशन में जोड़ती है। भुगतान की शर्तों का स्पष्ट तौर पर विवरण दिया जाता है। जो भी भुगतान की शर्तें होती है वो कैसी रहेगी, उसका उसमें स्पष्ट उल्लेख होता है। इन शर्तों को पूरा करने पर ही माल खरीदने वाले व्यापारी का बैंक माल विक्रेता के बिलों की स्वीकृति देगा। अब जो शर्तें उसमें लिख दी, वो शर्तें अगर पूरी होगी तो ही बैंक क्रेडिट अवेलेबल कराएगी। यदि उसमें से कोई भी एक भी शर्त यदि अब्सेंट रहती है या पक्षकार द्वारा पूर्ण नहीं की जाती, तो फिर बैंक बिल का भुगतान नहीं करेगी। तो सोच समझ के सारी शर्तें उसमें ऐड की जाती है और शर्तों के पूरा होने पर ही बिलों का भुगतान किया जाएगा। माल विक्रेता द्वारा बिल निर्धारित शर्तों के अनुसार ही लिखा जाता है। जो शर्तें हैं उन शर्तों के अनुसार ही बिल लिखा जाता है कि भाई इसको दर्शनी करनी है या अवधि पार करनी है, या वजन उसमें लिखना है, क्वांटिटी लिखनी है, कलर लिखना है, क्वांटिटी के साथ में कोई मार्क लगाना है, वजन है, जितने भी जो भी उसकी शर्तें हैं सब लिखित में होगी। भुगतान का प्रलेख अथवा स्वीकृति पर प्रलेख स्पष्ट रूप से लिखा जाता है कि भाई प्रलेख दिखाने पर भुगतान करना है या स्वीकृति देनी है, दो में से एक चीज। यदि स्वीकृति दे दी तो भी एक प्रकार की साख होती है, भुगतान कर दिया तो भी साख ही। तो कौन सा करना है ये भी पूर्ण स्पष्ट रूप से लिखा होता है। सहयोगी बैंक निर्यातक को प्रलेखीय साख खोले जाने पर उसकी शर्तों की सूचना देता है कि भाई जो सहयोगी बैंक है निर्यातक को, हमारी बैंक जो है वो विदेशी बैंक को सूचना देती है कि इन शर्तों के साथ हमने डॉक्यूमेंट क्रेडिट इश्यू किया। निर्यातक शर्तों के अनुसार माल भेजकर प्रलेख तैयार कर सहयोगी बैंक को दे देगा। अब जो एक्सपोर्टर है, विदेशी एक्सपोर्टर है, वो उन शर्तों को पहले पढ़ेगा, उन शर्तों के अनुसार उस निर्यातकर्ता को कहेगा कि भैया ऐसे माल पैक करना है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप लाओगे तो अगले बैंक हमें भुगतान करेगी। प्रलय के चार महत्वपूर्ण पक्षकार होते हैं। कौन से चार होते हैं? नंबर एक, आयातकर्ता जिसने माल मंगवाया। नंबर दो, निर्गमन बैंक, हमारी बैंक, हमने माल मंगवाया तो हम। दूसरा, हमारी बैंक जो हमें क्रेडिट लेटर इश्यू करेगी। तीसरा, लाभ प्राप्त करता निर्यातक, वह कंपनी जो माल भेज रही है। चौथा, उसका एजेंट बैंक जो पेमेंट करेगा। तो दो तो बैंकें हो गई, दो पक्षकार हो गए, एक आयातक एक निर्यातक, दोनों की एक एक बैंक। ऐसे टोटल चार पक्षकार होते हैं जिनकी आगे डिटेल में अपन परिचर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये आता है कि ये प्रलेखीय साख खोलने का प्रोसीजर क्या है, प्रलेखीय साख खोलने की प्रक्रिया क्या है।
तो जब हम प्रक्रिया की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें यह देखना होता है कि प्रलेखीय साख में खोलने के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन कौन करेगा? आयातक करेगा। आयातक क्या आवेदन करेगा कि मुझे माल मंगवाना है, उस राष्ट्र से मंगवाना है, उस कंपनी से मंगवाना है, इतनी क्वांटिटी में मंगाना है, इतना वजन होगा, ये इसका ट्रेडमार्क होगा, ये इसका कलर होगा, इतना इसका वजन होगा, इतना इसका मूल्य होगा, इतनी इसके ऊपर जीएसटी लगेगी, इतना इसके ऊपर इंश्योरेंस लगेगा, सारे चीज़ें डिटेल बैंक को बताएगा। आवेदन पत्र की जांच व विश्लेषण। अब जो हमारा बैंक है जो क्रेडिट लेटर इश्यू करेगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स की गहनता से जांच करेगा। गहनता से जांच करने के बाद में वो निष्कर्ष निकालेगा कि क्रेडिट लेटर इश्यू किया जाए और नहीं किया जाए। फिर बैंक द्वारा साख पत्र जारी कर लेना। अगर डॉक्यूमेंट्स सारे सही पाए जाते हैं तो बिना किसी हिचक झिचक के बैंक द्वारा क्रेडिट लेटर जारी कर दिया जाएगा। लाभार्थी को सूचना देना। जो लाभार्थी है जिसने आवेदन किया था उसको सूचना दे दी जाती है कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स फिल किए थे, आपने ये आवेदन किया था, आपको क्रेडिट लेटर इशू किया जाता और बैंक जारी कर देगी। लाभार्थी द्वारा प्रलेखों को तैयारी व बैंक के समक्ष प्रस्तुत करना। अब जो डॉक्यूमेंट्स उस माल के रिलेटेड हैं और जो लाभार्थी है जो जिसने आवेदन किया था उसको प्रलेख तैयार करने के लिए, पूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए भेज दिया जाता है उस राष्ट्र को जहां से माल आना है, निर्यातक को। और निर्यातक को कहा जाता है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है। बैंक द्वारा बिल का भुगतान व बिल की स्वीकृति। बैंक उसको एक्सेप्ट कर लेगी और उसके बिल का भुगतान कर देगी। यह है प्रोसीजर क्रेडिट लेटर इश्यू होने का। इसके आगे है साख जारी करने वाले बैंक को प्रलेख भेजना। जिसने क्रेडिट लेटर इश्यू किया था उसको सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए जाते हैं। प्रलेख आयातकर्ता को सौंपना। जो डॉक्यूमेंट्स माल से रिलेटेड थे पहले बैंक के पास में आएंगे, बैंक आयातकर्ता को सौंप देगी और उसके बाद में भुगतान का निपटारा कर लिया जाता है। भुगतान का निपटारा का मतलब है क्या लेना है, क्या देना है, कितना बाकी है, क्या कुछ निपटारा हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि इसके पक्षकार कितने होते हैं। तो पक्षकार 4 बताए थे, चारों पक्षकारों के बारे में डिटेल में देखते हैं। पहला होता है आयातकर्ता। आयातकर्ता कौन सा? जैसे हम हैं, हम यदि अमेरिका से माल मंगाने जा रहे हैं तो हमने जो आवेदन किया है तो हम हो गए आयातकर्ता। प्रलेख के साथ में सबसे महत्वपूर्ण पक्षकार साख के लिए आवेदन करने वाला या साख खुलवाने वाला या आयातकर्ता होता है। उसे एक क्रेडिट बॉक्स अथवा अकाउंट पार्टी भी कहते हैं। इससे संबंधित बैंक के खर्चों का भुगतान नहीं यही पक्षकार करता है। अब क्रेडिट लेटर इश्यू होने के कंसर्न में जो भी कॉस्टिंग आती है, सारी कॉस्टिंग का खर्चा भी यही व्यक्ति करेगा जिसने आवेदन किया था, जो आयात करता है। निर्यात करता कुछ नहीं करेगा, निर्यात करता माल भेजेगा और डॉक्यूमेंट्स भेजेगा माल के कंसर्न में। दूसरी निर्गमी बैंक जिसने हमें क्रेडिट लेटर इश्यू किया, इसे हम साख खोलने वाला बैंक भी कहते हैं। यह आयातकर्ता की प्रार्थना पर साख निर्गमन करता है। साख पत्र निर्गमन करता होने के नाते इन सभी बिलों के भुगतान का दायित्व इस बैंक पर होता है जो साख पत्र के अंतर्गत लिखे जाते हैं। यह बैंक आयातकर्ता के देश में होता है, यानी हम हिंदुस्तान में बात कर रहे हैं तो ये हिंदुस्तान का बैंक होगा जो हमें इस तरह का लेटर जारी करेगा और हमारी शर्तों के अनुसार करेगा जैसा हमने आवेदन किया है। लाभार्थी और निर्यातकर्ता। अब बार बार ऊपर शब्द आ रहा है लाभार्थी, यहाँ पर भी देखिए शब्द आया लाभार्थी। यह है ना, ये लाभार्थी को सूचना भेजना, लाभार्थी को प्रलेख तैयार करना। ये लाभार्थी वही व्यक्ति होता है जो माल को मंगवाता है, जो माल बेचता है। निर्यातक जो होता है वो लाभार्थी या निर्यातकर्ता कहलाता है। इसे निर्यातक भी कहा जा सकता है। इसके पक्ष में साख खोली जाती है तथा साख पत्र प्रेषित किया जाता है। लाभार्थी का यह कर्तव्य होता है कि वह साख पत्र खुलने की सूचना मिलने पर माल के प्रलेखों की सावधानी पूर्वक तैयारी कर ले। बिल्कुल स्वाभाविक है, जब उसे बता दिया गया कि माल के साथ ये डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, बैंक ने लिख के भेज दिया, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स पहले तैयार करेगा, फिर माल को पैकिंग करेगा, फिर माल से रिलेटेड रवाना करेगा। और चौथा होता है
अभिकर्ता बैंक, अभिकर्ता बैंक यानी उसका एजेंट बैंक, क्योंकि बैंक का भुगतान बैंक में होगा, सीधी पार्टी को तो होने से रहा, तो उसकी कौन सी बैंक को भुगतान करना है वो एजेंट बैंक कहलाती है। इसे सूचना देने वाला बैंक या भुगतानकर्ता बैंक भी कहा जाता है। यह बैंक निर्यातकर्ता के देश में स्थित होती है। हमने आयातकर्ता ने तो लेटर बना दिया, निर्यातकर्ता के देश में होती है, तथा निर्यातकर्ता से प्रलेख लेकर भुगतान करता है अथवा बिल स्वीकार करता है। ये इसका प्रोसीजर है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने प्रलेखीय साख में पहले साख का अर्थ देखा, फिर प्रलेखीय साख का अर्थ देखा, फिर इसकी विशेषताएं देखी। सारी विशेषताओं देखने के बाद में इसको खोलने की प्रक्रिया के बारे में देखा, और प्रक्रिया के बाद में इसके जो 4 पक्षकार हैं, चारों पक्षकारों के बारे में विस्तृत पर चर्चा की। आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में प्रलेखीय साख के कंसर्न में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी यूटिलाइजेशन क्या है और इसका यूज़ कैसे किया जाता है, इसके बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।